अध्याय 6 पट आप जीते। आप आधे से ज़्यादा बार गलत हो सकते हैं और फिर भी विपुल समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले 30 वर्षों से दृढ़ता के साथ यह काम करता आ रहा हूँ। मुझे लगता है इसका साधारण गणित यह है कि कुछ परियोजनाएं काम करती हैं और कुछ नहीं। दोनों में से किसी की भी निंदा करने का कोई मतलब नहीं है, बस अगले की ओर बढ़ चलें। हिज़बर्गुएन 1936 में नाज़ी जर्मनी छोड़कर भागे। वे अमेरिका में जाकर बस गए, जहाँ उन्होंने यूसी बर्कले में साहित्य का अध्ययन किया। किसी भी प्रकार से अपनी युवावस्था में उन्होंने कुछ खास होनहारी नहीं दिखाई, लेकिन 1990 के दशक तक बर्गुएन हर तरह से तब तक के सबसे अधिक सफल कला व्यापारी बन चुके थे। 2000 में बर्गुएन ने अपनी पिकासोज़, बार्क्स, क्लीज़ और मैटिसेज के महाकाय संग्रह का एक भाग जर्मन सरकार को 100 बिलियन यूरो से भी अधिक की कीमत में बेचा। यह इतना अच्छा सौदा था कि जर्मन सरकार ने इसे प्रभावी रूप से दान ही समझा। निजी मार्केट में उस संग्रह का मूल्य 1 बिलियन से भी अधिक था। एक अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी तादाद में उत्कृष्ट कलाकृतियों को एकत्रित कर सके, यह अद्भुत है। कला बहुत आत्मगत होती है। कोई भी जीवन की शुरुआत में इसका पूर्वानुमान कैसे लगा सकता था कि इस शताब्दी में आगे चलकर सबसे लोकप्रिय कृतियाँ कौन सी होगी। आप कह सकते हैं कौशल, आप कह सकते हैं भाग्य। निवेश कंपनी हॉरिज़न रिसर्च ने एक तीसरा स्पष्टीकरण दिया और यह निवेशकों के लिए काफ़ी उपयुक्त है। महान निवेशकों ने बड़ी मात्रा में कला की खरीदारी की। कंपनी में लिखा, संग्रहों का एक उपवर्ग बढ़िया निवेश सिद्ध हुआ और उन्हें एक पर्याप्त रूप से लंबे समय तक रोक कर रखा गया, जिसमें पोर्टफोलियो प्रतिफल पोर्टफोलियो का सर्वश्रेष्ठ तत्वों के प्रतिफल पर अभिसरित हो सके। यही है जो होता है। महान कला व्यापारियों ने सूचकांक कोष की तरह कार्य किया। वे जो कुछ भी खरीद सकते थे उन्होंने खरीदा और उन्होंने यह सब पोर्टफोलियो में खरीदा, न कि अपनी पसंद के अनुसार एक कृति के रूप में। फिर उन्होंने बैठकर प्रतीक्षा की कुछ एक विजेताओं के उभरने की। बस यही है जो होता है। बर्गुएन की तरह ही किसी और द्वारा अभिगृहित कृतियों में से शायद 99% कम मूल्य की सिद्धि हुई हो, लेकिन इसमें से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता अगर बाकी 1% किसी पिकासो जैसे कलाकार की कृतियाँ हों। बर्गुएन अधिकांश रूप से गलत हो सकते हैं और फिर भी आश्चर्यजनक रूप से सही सिद्ध हो सकते हैं। व्यवसाय और निवेश में भी बहुत सी चीज़ें ऐसे ही काम करती है। दीर्घ पुच्छ परिणामों के वितरण के सबसे दूर के अंत का वित्त में अद्भुत प्रभाव होता है, जहाँ घटनाओं की एक छोटी संख्या अधिकतर परिणामों के लिए उत्तरदायी हो सकती है। यह समझना कठिन हो सकता है, तब भी जब आप गणित समझते हो। यह बिल्कुल सहजग नहीं है। एक निवेशक आधा समय गलत हो और फिर भी समृद्धि प्राप्त कर ले। इसका मतलब यह है कि हम इस बात को कम आंकते हैं कि अनेकों चीज़ों का असफल होना कितनी आम बात है, और यही हमें ऐसा होने पर बड़ी प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है। स्टीमबोट विली ने वॉल्ट डिज्नी को एनिमेटर के रूप में प्रसिद्ध किया। व्यावसायिक सफलता अलग बात थी। डिज्नी का पहला स्टूडियो दिवालिया हो गया। उसकी फिल्मों का निर्माण भीषण रूप से महंगा था और चौंकाने वाली शर्तों पर वित्त पोषित। 1935 तक डिज्नी 400 कार्टून का निर्माण कर चुका था। उनमें से अधिकतर समकक्ष थे, अधिकतर दर्शकों के पसंदीदा थे और अधिकतर के नुकसान उठाया। 1938 से पहले 6 महीने में इसने 8 बिलियन कमाए, जो कंपनी की पिछली किसी भी कमाई में से एक परिणामक्रम से अधिक था। इसने डिज्नी स्टूडियोज़ को संपादित करके रख दिया, कंपनी का सारा ऋण चुका दिया, मुख्य कर्मचारियों को प्रतिधारण बोनस मिला। कंपनी ने बुबरके में एक नया नवोन्नत स्टूडियो खरीदा, जहां यह आज भी स्थित है। एक ऑस्कर ने वॉल्ट को लोकप्रिय से पूर्णतया यशस्वी बना दिया। 1938 तक वे कई 100 घंटे की फिल्म का निर्माण कर चुके थे, लेकिन उद्योग की भाषा में 100 वाट के 83 मिनट ही थे जो मायने रखते थे। कुछ भी जो बड़ा लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रभावशाली है, एक पुच्छ घटना का परिणाम है, लाखों में से एक दुरुस्त घटना, और हमारा अधिकतर ध्यान ऐसी चीज़ों पर जाता है जो बड़ी लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रभावशाली हो। जब वे अधिकतर चीज़ें जिन पर हमारा ध्यान जाता है वे एक पुच्छ परिणाम हो,
इस बात को कम महत्व देना आसान हो जाता है कि वे कितनी दुर्लभ और शक्तिशाली है। एक उच्च संचालित उद्योग प्रत्यक्ष है। उद्यम पूंजी को ही लीजिए। अगर कोई वीसी 50 निवेश करे तो वे संभवतः उनमें से आधे की असफलता की अपेक्षा करते हैं, 10 के काफ़ी अच्छा करने की और 1 या 2 के बोनेजा होने की पूंजी के प्रतिफल के 100% का संचालन कर सकें। एक बार निवेश कंपनी कोरिलेशन वेंचर्स ने आंकड़ों की संगणना की। 2004 से 2014 के बीच 21,000 से अधिक उद्यम वित्तीयन में से 65% का पैसा डूब गया। 2.5% निवेश ने 10 से 20 गुना के बीच कमाया, 1% ने 20 गुना से अधिक प्रतिफल कमाया, आधा प्रतिशत 21,000 में से लगभग 100 कंपनियों में से 50 गुना से अधिक कमाई की, और यहीं से उद्योग का अधिकांश प्रतिफल आता है। आप सोचेंगे कि यही है जो उद्यम पूंजी को इतना जोखिम भरा बना देता है, और वीसी में निवेश करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि यह जोखिम से भरा है। अधिकतर स्टार्टअप असफल हो जाते हैं और विश्व में बस कुछ एक को ही महासफल होने का अवसर मिलता है। यदि आपको अधिक सुरक्षित और अधिक स्थिर प्रतिफल चाहिए तो आपको बड़ी सार्वजनिक कंपनियों में निवेश करना होगा। ऐसा ही आप सोचते होंगे। याद रखिए, पुच्छ से ही सब संचालित होता है। बड़े सार्वजनिक स्टॉक में समय के अंतराल से सफलता का वितरण उद्यम पूंजी से ज़्यादा अलग नहीं है। अधिकतर सार्वजनिक कंपनियां बेकार हैं, कुछ अच्छा करती हैं और बहुत ही थोड़ी अद्भुत विजेता बन पाती हैं, जिनके हाथ में स्टॉक मार्केट का अधिकांश प्रतिफल होता है। जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट ने एक बार रसेल 3000 सूचकांक के लिए प्रतिफल का वितरण प्रकाशित किया, जो 1980 से सार्वजनिक कंपनियों का एक बड़ा विस्तृत समूह है। रसेल के सभी 3000 स्टॉक घटकों में से 40% से कम अपना 70% मूल्य गंवा दिया और इस अवधि में अभी उभर नहीं पाए। प्रभावी रूप से सूचकांक का कुल प्रतिफल 7% घटक कंपनियों में आया, जिन्होंने लगभग 2 मानक विचलन से बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसी अपेक्षा आप शायद उद्यम पूंजी से करेंगे, लेकिन यह और अरुचिकर विविध सूचकांक में घटा। सार्वजनिक कंपनियों ने इस वर्चस्व में कोई उद्योग बचा नहीं है। आधे से ज़्यादा सार्वजनिक प्रौद्योगिकी एक टेलीकॉम कंपनियां अपना अधिकतर मूल्य खो देती हैं और फिर उभर पाती हैं। यहाँ तक कि जनोपयोगी सेवा संस्थाओं में भी असफलता की दर 10 में से 1 से अधिक है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि आपको एक सार्वजनिक कंपनी और रसेल 3000 का सदस्य बनने के लिए सफलता का एक स्तर प्राप्त करना होगा। ये स्थापित संस्थाएं हैं, न कि कोई अविश्वसनीय स्टार्टअप। फिर भी अधिकतर का जीवनकाल वर्षों से मापा जाता है, न कि पीढ़ियों में। इनमें से एक कंपनी का उदाहरण लीजिए, कैरोलको, रसेल 3000 सूचकांक की एक पूर्व सदस्य। इसने 1980 में 90 के दशक की कुछ सबसे बड़ी फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें रैम्बो की पहली 3 फिल्में, टर्मिनेटर 2, बेसिक इंस्टिंक्ट और टोटल रिकॉल शामिल हैं। कैरोलको 1987 में सार्वजनिक हो गई। उसे बहुत सफलता मिली और उसने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। 1991 में कैरोलको ने $500 मिलियन का मुनाफा कमाया, 400 मिलियन के मार्केट कैप के साथ, जो उस समय में बड़ी राशि थी, खासकर एक फिल्म स्टूडियो के लिए। और फिर यह असफल हो गई। ब्लॉकबस्टर फिल्में आने बंद हो गई, कुछ बड़े बजट के प्रोजेक्ट असफल हो गए और 1990 के दशक के बीच तक पहुंचते पहुंचते कैरोलको बीता कल बन चुकी थी। 1996 में यह कंपनी दिवालिया हो गई, स्टॉक शून्य पर चला गया और बात खत्म। एक वित्तपूर्ण घाटा, और एक ऐसा घाटा जिसका सामना समय के साथ 10 में से 4 सार्वजनिक कंपनियां करती हैं। कैरोलको की कहानी बताने लायक इसलिए नहीं है कि यह एक अनोखी है, बल्कि इसलिए कि यह बहुत आम है। यह अवधारणा कि कुछ चीज़ें अधिकतर परिणामों के लिए उत्तरदायी होती हैं, मात्र आपके निवेश पोर्टफोलियो की कंपनियों के लिए लागू नहीं होती। यहाँ निवेशक के रूप में आपके आचरण का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। नेपोलियन ने सेना प्रवीण की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी, एक ऐसा आदमी जो एक आम कार्य को अंजाम दे सके जब उसके चारों तरफ सब व्याकुल हो रहे हों। निवेश में भी यह लागू होता है। अधिकांश वित्तीय सलाह आज के बारे में होती है, आपको बिल्कुल अभी क्या करना चाहिए और आज खरीदने के लिए कौन से स्टॉक अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अधिकतर समय आज उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। आपके जीवन काल में एक निवेशक के रूप में आप आज या कल
या अगले सप्ताह जो निर्णय लेंगे वे इतने महत्वपूर्ण नहीं होंगे जितना वह जो आप उन पर थोड़े से दिनों में करेंगे। संभवतः कुल समय का 1% या उससे भी कम, जब आपको चारों तरफ सब लोग व्याकुल हो रहे होंगे। सोचिए, अगर आप हर महीने एक बचाएं तो 1900 से 2019 के बीच कितनी बचत करेंगे। आप हर महीने यूएस स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं, फिर चाहे बारिश हो या धूप। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि अर्थशास्त्री किसी निकट मंडराती मंदी या नए बियर मार्केट के लिए शोर मचा रहे हों। आप बस निवेश करते जा रहे हैं। एक निवेशक जो ऐसा कर रहा है उसे सुनाम दे सकते हैं, लेकिन शायद मंदी के दौरान निवेश करना बहुत डरावना लगे। तो जब अर्थव्यवस्था मंदी में न हो तो तब आप अपना एक स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे, महामंदी के समय सब बेच देंगे और अपने मासिक डॉलर की नकद के रूप में बचत करेंगे, और जब महामंदी ख़त्म होगी आप फिर से सब कुछ वापस स्टॉक मार्केट में लगा देंगे। इस निवेशक को हम जिम कहेंगे। या फिर मंदी का डर मन में बैठने से आपको कुछ महीने लगते हैं और फिर आत्मविश्वास जुटाकर वापस मार्केट की ओर जाने में कुछ और समय लगता है। जब मंदी न हो आप स्टॉक्स में एक निवेश करते हैं, मंदी शुरू होने के 6 महीने बाद बेच देते हैं और मंदी खत्म होने से 6 महीने बाद वापस निवेश करते हैं। आपको हम टॉम कहेंगे। समय के अंतराल के बाद इन तीनों निवेशकों के पास कितना पैसा होगा। सू के पास 435, 551 होंगे, जिम के पास 257, 386 होंगे, टॉम के पास 234, 476 होंगे। सू 1 मील के अंतर में जीत जाती है। 1900 से 2019 के बीच 1428 महीने थे, उनमें से 300 से कुछ अधिक मंदी के दौरान, तो सिर्फ 22% समय के दौरान आप धैर्य बनाए रखते हैं। जब अर्थव्यवस्था महामंदी में या उसके निकट थी, सू ने जिम और टॉम के मुकाबले 3/4 अधिक राशि पाई। अब एक हाल ही का उदाहरण लें। 2008 या शुरुआती 2009 के कुछ महीने में एक निवेशक के रूप में आपका जैसा आचरण रहा वह आपके आजीवन प्रतिफल को अधिक प्रभावित करेगा उस सब की तुलना में जो आपने 2000 से 2008 तक किया। विमान चालकों पर एक पुराना चुटकुला है कि उनका काम घंटे दर घंटे बोरियत का है, बस 20 से सराकर दशक के कुछ लम्हों के अलावा। निवेश में भी ठीक ऐसा ही होता है। एक निवेशक के रूप में आपकी सफलता इस बात से निर्धारित होती है कि आप बीच में आने वाले उन दशक के लम्हों में कैसे प्रचुरता देते हैं, न कि गाड़ी को नियंत्रण रखने के लिए बिताए वर्षों से। एक प्रतिभावान निवेशक वह पुरुष या महिला है जो उस समय से औसत कार्य कर सके जब उसके चारों तरफ सब व्याकुल हुए जा रहे हो। सारा संरचना पुंज के द्वारा ही होता है। जब आप ये मान लेते हैं कि व्यवसाय, निवेश और वित्त में सब संचालन पुंज द्वारा होता है, आप समझ जाते हैं कि बहुत सी चीज़ों का गलत हो जाना, टूटना, असफल होना या गिरना सामान्य बात है। यदि आप स्टॉक अच्छी तरह चुनना जानते हैं, शायद आप आधी बार ठीक होंगे। यदि आप एक अच्छे अग्रणी व्यवसाय हैं तो शायद आपके आधे उत्पाद और कार्यनीतियाँ काम करेंगे। यदि आप एक अच्छे निवेशक हैं तो आपके अधिकतर वर्ष बस ठीक ठाक होंगे और बहुत से खराब होंगे। यदि आप एक अच्छे कर्मी हैं तो आप कई प्रयासों और आजमाइशों के बाद सही क्षेत्र में, सही कंपनी में स्थान प्राप्त कर लेंगे, और वह तब अगर आप अच्छे हों। पीटर लिंच हमारे समय में सर्वश्रेष्ठ निवेशकों में से एक हैं। अगर आप इस व्यवसाय में शानदार हैं तो आप 10 में से 6 बार सही होंगे। उन्होंने एक बार कहा था, कुछ ऐसे क्षेत्र जहां आपको हर बार निपुण होना आवश्यक है, उदाहरण के लिए विमान उड़ाना, और फिर ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां आपको कम से कम हर बार काफ़ी अच्छा होना ज़रूरी है, जैसे एक रेस्तरां या बावर्ची। निवेश, व्यवसाय और वित्त इन क्षेत्रों की तरह नहीं है। एक ऐसी बात जो मैंने निवेशकों और उद्योगपतियों से सीखी वह यह है कि कोई भी हमेशा अच्छे निर्णय नहीं लेता। सबसे प्रभावशाली व्यक्ति ऐसी खराब योजनाओं से भरे होते हैं जिन पर वे प्राय अमल भी कर बैठते हैं। अमेज़न को ही लीजिए। यह सोचना बिल्कुल सहजग नहीं है कि किसी बड़ी कंपनी में एक असफल प्रोडक्ट लॉन्च सामान्य और ठीक होगा। संभवतः आप सोचेंगे कि सीईओ को शेयर धारकों से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन सीईओ जेफ बेजोस ने कंपनी के फायर फोन से दुर्भाग्यपूर्ण लॉन्च के कुछ ही देर बाद कहा, अगर आप सोचते हैं कि यह एक बड़ी असफलता है, हम फिलहाल इससे भी बड़ी कई असफलताओं पर काम कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ।
इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जिनमें सामने फायर फ़ोन एक छोटे ब्लिप जैसा नज़र आएगा। अमेज़न के लिए फायर फ़ोन पर इतना घाटा ठीक है, क्योंकि इसका भुगतान अमेज़न वेब सर्विसेज जैसी किसी सेवा से हो जाएगा जिससे खरबों डॉलर की आय होती है। कुछ द्वारा किया गया बचाव। नेटफ्लिक्स सीईओ रीड हेस्टिंग ने एक बार घोषित किया कि उनकी कंपनी कई बड़े बजट प्रोडक्शन रद्द कर रही है। उन्होंने कहा, हमारा हिट अनुपात फ़िलहाल बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा कंटेंट टीम को ताकीद करता रहता हूँ, हमें और जोखिम उठाना होगा। आपको असाधारण चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर हमारा कैंसल रेट ज़्यादा होना चाहिए। यह न तो भ्रम है और न ही उत्तरदायित्व की हार। यह इस बात की बुद्धिमत्तापूर्ण अस्वीकृति है कि किस प्रकार पुश द्वारा सफलता का संचालन होता है। हर अमेज़न प्राइम या ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक के लिए आप निश्चित ही जानते हैं कि कुछ असफलताएं भी झेलनी होगी। इस बात से स्वाभाविक न प्रतीत होने का एक कारण यह भी है कि अधिकतर क्षेत्रों में हम बस तैयार उत्पाद को देखते हैं, उस घाटे को नहीं जिसने पुश सफलता उत्पाद को आगे बढ़ाया। जब हम किसी प्रेरणा स्रोत व्यक्ति की सफलताओं पर खास ध्यान देते हैं तो हम यह नज़रअंदाज कर देते हैं कि उनकी सफलताएं उनके कार्यों के एक छोटे प्रतिशत के कारण हैं। इस कारण हम अपनी खुद की असफलताएं, हानियों और विग्रहों के चलते ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन यह संभव है कि हम गलत हों या फिर लगभग सही, जैसा कि अक्सर विशेषज्ञ होते हैं। हो सकता है कि जब भी वे सही थे तो अधिक सही रहे हों, लेकिन यह भी संभव है कि वे उतनी ही बार गलत भी रहे हों जितना कि आप। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सही हैं या गलत, जॉर्ज सोरोस ने एक बार कहा था, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि जब आप सही हैं तो आप कितना धन कमा रहे हैं, और जब गलत हैं तो कितना नुकसान उठा रहे हैं। आप आधे से ज़्यादा बार गलत हो सकते हैं, फिर भी समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आकाशगंगा में 100 बिलियन ग्रह हैं, और जितना हम जानते हैं सिर्फ एक पर ही बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन मौजूद है। यह तथ्य कि आप यह किताब पढ़ रहे हैं, यह उस सबसे लंबी पूछ का परिणाम है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, और यह एक खुश होने की बात है। अब आगे देखते हैं कि कैसे धन संपत्ति आपको और अधिक खुश कर सकती है।